नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल दीजिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां आज देश का आम बजट पेश होगा। सुबह करीब 11 बजे संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी। तो बजट को लेकर लोगों में भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये मोदी सरकार 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट होगा। सीतारमण का ये लगातार 8वां बजट होगा, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यूनियन बजट पेश करने जा रही हैं। ये मोदी सरकार 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब अब से थोड़ी देर के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सरकार ने 23 जुलाई 2024 को पहला बजट पेश किया था। सीतारमण का यह लगातार 8वां बजट होगा। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। बजट सुबह करीब 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अपने बजट में वित्त मंत्री कमजोर होती हुई आर्थिक वृद्धि को संभालने, महंगाई कम करने, वेतन वृद्धि में स्थिरता से जूझ रहे मध्यम वर्ग पर दबाव को कम करने जैसे मुद्दों पर फोकस करेगी, ताकि वित्तीय संतुलन बनाए रखा जा सके। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज देश का आम बजट पेश होने वाला है। बजट सत्र के पहले दिन सीतारमण ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे में अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसकी ग्रोथ रेट 6.3% और 6.8% के बीच रहने की उम्मीद जताई है। सर्वे में कहा गया है कि भारत को वृद्धि की ऊंची रफ्तार को बनाए रखने के लिए अगले 2 दशक में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को लगातार बढ़ाने की जरूरत है। भारत की सुस्त होती ग्रोथ रेट, लगातार बढ़ती महंगाई और दुनिया भर में छाया अनिश्चितता के बादलों के बीच सभी की नजरें इस बजट पर टिकी हुई है। आज से देश में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मां लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा कि देश की जनता ने हमें तीसरी बार दायित्व सौंपा है और हमारी तीसरी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है। गरीब मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल पेश होने वाला बजट देश में नया विश्वास पैदा करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस ओर इशारा किया कि महिलाओं को लेकर कुछ खास ऐलान किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर नारी को सम्मान और समान अधिकार मिलना जरूरी है। हमें नारी शक्ति के गौरव को स्थापित करना है और इस बजट सत्र में नारी शक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही थी और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आज मोदी सरकार 3.0 का आम बजट पेश होगा। यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। वित्त मंत्री सीतारमण आज पेश करने जा रही हैं इस आम बजट को। झारखंड के लिए जेएमएम कांग्रेस की यह खास मांग है। आम बजट से विपक्ष की उम्मीदें हैं और इसको लेकर सियासत भी जारी है। केंद्र की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। केंद्रीय बजट को लेकर झारखंड में आम लोगों की उम्मीदों के बीच सियासत भी जोर शोर से जारी है। झारखंड के सत्ताधारी दल विशेष पैकेज के साथ साथ 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये की मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बजट से पहले ही बजट को देशहित और आम लोगों को ध्यान में रखने वाला बता रही है। झारखंड के साथ केंद्र सरकार हमेशा सौतेला व्यवहार करती रही है। हम अपने हक का पैसा लगातार मांगते हैं, लेकिन हमें नहीं दिया जाता है। केंद्र के बजट से ऐसा नहीं लगता है कि झारखंड के लिए कुछ भी अच्छा करने की इनकी कोई मंशा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब देखिए, आम बजट तो अब पेश होने वाला है, लेकिन इसको लेकर हंगामा अब झारखंड तक बरपता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा था कि केंद्र के पास उनका 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया है और वह बकाया केंद्र उन्हें नहीं दे रहा है। और इसी को लेकर इस बजट से भी उन्हें कुछ खास उम्मीदें झारखंड के लिए नजर नहीं आ रही। और हमारे खास मेहमान डॉक्टर पवन तिवारी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप सीधे उनका रुख करेंगे, उन्हीं से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, अब देखिए, बात हो रही है
हम ब्रेक में जाने के पहले आपसे बात की थी हमने पोल्ट्री को लेकर, उस उद्योग को लेकर, एमएसएमई, तमाम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लेकर। ये लगातार दम तोड़ती हुई नजर आ रही है सर। एक जमाना हुआ करता था जब इसके इर्द गिर्द लोगों की इंटरेस्ट घूमा करती थी, और आज ऐसा वक्त है जब ये बनाने वाले कारीगर, ये उद्योग अब मंत्रियों के पीछे घूमते हैं कि सर हमारा भी कर कुछ दीजिए। आपको लगता है कि अब इसको लेकर के भी कुछ करने की जरूरत है, हमें पीछे एक बार फिर से मुड़कर देखने की जरूरत है और भारत के उस गौरवशाली अतीत को जानने, पहचानने और उसे फिर से एक नया कलेवर देकर पेश करने की उम्मीद है? क्या उपाय है डॉक्टर साहब? अब इन सारी उम्मीदों को क्या दम तोड़ देना है या उम्मीद अभी भी बाकी रहनी चाहिए? देखिए, लघु उद्योग को लेकर को सरकार को प्रभावी कदम उठाना चाहिए। ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अभी मैंने कहा कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, देखिए क्या है, समय के साथ खत्म हो जाएंगे अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आती है, मैंने पहले भी बोला है कि मुनाफा। समय के साथ इतनी ज्यादा इनपुट की कॉस्ट बढ़ चुकी है, सरकार का सपोर्ट नहीं है, सरकार की अनदेखी है, किसी प्रकार का आसपास की जगहों से कोई सपोर्ट नहीं है, राज्य सरकार से सपोर्ट नहीं है। इस कारण जिस वजह से आपका एक राज्य या एक छोटी सी सिटी जानी जाती, जिस वजह से देखिए समय के साथ वो धीमे धीमे खत्म होता जाएगा। चाहे वो जरी से रिलेटेड कार्य हो, पोल्ट्री मेकिंग हो, आपका चिकन की कारीगरी हो, अगर समय के साथ हमने इन पे ध्यान नहीं दिया, सरकार ने इनको निश्चित अनुदान नहीं दिया, इनको सपोर्ट नहीं दिया, तो ये बताइए कौन चाहेगा कि अपने बच्चे को उस उद्योग में रखें जिस उद्योग को वो पिछले 5 साल सदी से लेकर के चले हुआ है। बिल्कुल। तो देखिए, जरूरत है सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, इसको लेके मैं राज्य सरकार को भी कह रहा हूँ। और इस बजट में एक बात और निकल करके आपके आएगा कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर जब काम करेंगे तब जाकर के जो आर्थिक बदहाली अभी दिख रही है वो दूर हो पाएगी। तो कुटीर उद्योग को लेकर खासतौर पर मैं कहूंगा कि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी बनाए कि उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिले। एक जो कैपिटल, उनको कैपिटल को लेकर जो परेशान रहते हैं या बाकी चीजों को लेकर जो परेशान रहते हैं, पॉलिसी के माध्यम से उनके लिए नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप देखिए, आप ये बातें बोल रहे हैं तो अलीगढ़ का वह ताला उद्योग भी याद आने लगा है। अभी रिसेंट स्टडी बता रही है, हम कोल्हापुर भी चलते हैं, जहां कोल्हापुर की चप्पलें जो पूरी देश और दुनिया में विख्यात थी वह भी अब दम तोड़ रही है। बनारस के बुनकर वही हाल हो रखा है। सर, अब इनको रिवाइवल के लिए क्या दिस इज द मोमेंट कि अब हमें कुछ करना होगा? इससे पहले कि हम वो चिड़ियों के बारे में सुनते थे कि गोरैया एक वक्त हुआ करती थी, वो विलुप्त हो गई। क्या अब विलुप्त होने के पहले अब वाकई में हमें कुछ करना होगा? सर, इंडस्ट्री है, उनके मिनिस्टर हैं, इतने सारे लोग, आखिर उनको अब सोचने की जरूरत है सर। और क्या एक बात ईमानदारी से बताइएगा डॉक्टर साहब, इस बजट से अब उनको उम्मीद लगाकर बैठना चाहिए या नहीं? देखिए, आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया गौरैया को लेकर के, तो बिल्कुल सटीक उदाहरण आपका बैठता है इस परिप्रेक्ष्य में आपका। देखिए है क्या, जिस वजह से हमारा यूपी जाना जाता था, जिस वजह से हमारा लखनऊ जाना जाता था, दिल्ली जाना जाता था, अलीगढ़ जाना जाता था, अब वहां से रिलेटेड जो प्रमुख या मुख्य चीजें थी, जो वहां की सांस्कृतिक धरोहर थी, वो समय के साथ दम तोड़ रही है। सरकार, मैंने फिर कहा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को सामने आना पड़ेगा। ये केवल राज्य सरकार का काम नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम है, जिसकी वजह से सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती थी जिस चीज को, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम के जरिए जिंदा रखा जाए, प्रोत्साहित किया जाए। इनकी छोटी छोटी जो पुरानी समय में संस्थाएं हुआ करती थी, जिसमें मेंबर्स अगर देखे जाए तो बहुत ज्यादा हुआ करते थे, आज उसी को आप देखने जाएंगे तो गिनी चुनी उंगली पे गिनती के लोग हुआ करते हैं जो काम करते हैं और जो कह रहे हैं कि मैंने तो कर लिया लेकिन मेरा बच्चा अब ये काम आगे नहीं करेगा। तो जब उनका आगे नहीं काम करेगा बच्चा, तो आप खुद ही समझ जाइए कि अगले 2 से 3 सालों में इसका ख्याल होगा। 1 दशक की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम 2-3 सालों की बात करते हैं। तो इस लेगेसी को बचाने के लिए डॉक्टर साहब क्या कुछ उपाय है? एक ये भी बात बताइएगा, क्या लोगों को या फिर जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनको इस बारे में सोचना जरूरी है? क्योंकि जहां से सोच शुरू होती है, क्रियान्वयन भी वहीं से होता है। क्या लोग सोच नहीं रहे हैं या सोचना नहीं चाहते हैं? 2047 के लिए प्रधानमंत्री मोदी साहब बहुत अच्छा विजन रखे हैं, विकसित भारत हम बन जाएंगे, लेकिन विकसित भारत एट व्हाट कॉस्ट? क्या हम पुरानी पद्धतियों को तोड़कर, छोड़कर एक नया भारत बनाने चले? देखिए, सोच के साथ सबसे जरूरी होती है भाव। अगर मेरे मन में भाव है ये काम करना है तो वो काम हो जाएगा। तो हमारे
यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी सोच अच्छी है, उनकी पॉलिसी मेकिंग अच्छी है, उनके साथ के लोग अच्छे हैं, लेकिन जब बात क्रियान्वयन की आती है, मैंने कहा ना भाव, जब नीचे के लोगों में ये बात आती है कि आपका भाव क्या है, आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, पॉलिसी बन जाना सर बड़ी बात नहीं है। पिछले 2 दशक की बात करें, अगर 20 सालों की अगर तो बहुत सारी पॉलिसी बनी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या वो चीजें हो पाई कि नहीं हो पाई, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पॉलिसी के साथ साथ क्या वाकई में जमीनी स्तर पे वो कार्य हो रहा है कि नहीं, वाकई में उनको सपोर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। हमने एक सिस्टम बना लिया कि सब्सिडी देंगे, लेकिन सही मायने में उन तक सब्सिडी पहुंच नहीं रही है, इसको लेकर कौन पूछेगा, ये पूछना भी जरूरी है। सिर्फ पॉलिसी मेकिंग नहीं, सब्सिडी दिया, देने के साथ हमें उसके साथ हेल्पिंग हैंड की तरह खड़ा होना पड़ेगा, उनके साथ में खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं आप आगे बढ़ो, जो आपकी दिक्कतें हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, वो सरकार उसको देखेगी, गलतियों को सुधारेगी। डॉक्टर साहब, हमें ये मानना होगा ना अभी कि हम अभी भी एक वेलफेयर स्टेट हैं, ये तो हमें मानना होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जब ये मानते हैं हम, तो अब लेट्स टॉक टर्म्स। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी पॉलिसीज, ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर लेकर हमें सामने आना चाहिए ताकि ये दम तोड़ती हुई इंडस्ट्रीज और दम तोड़ते हुए सपने एक बार फिर से जीवित हो सके? देखिए, वेलफेयर स्टेट कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सही मायने पर धरातल पे उतरा के नहीं, आपको देखना पड़ेगा। हम वाकई में वेलफेयर स्टेट हैं, पब्लिक से रिलेटेड सारी चीजें हैं हमारे। सही मायनों में अगर देखा जाए, हम रिपब्लिक डेमोक्रेट्स हैं आपके, यहाँ पब्लिक से रिलेटेड सारी चीजें चलती है, लेकिन सही चीज अगर देखा जाए, सरकार सोच लेती है, लेकिन आम पब्लिक को उसका फायदा नहीं मिलता है। इसको बहुत प्रैक्टिकल होकर समझिएगा कि सरकार जो आज पॉलिसी मान लीजिए बना देती है पोर्टर्स के लिए, एमएसएमई के लिए, क्या वाकई में अगले 1 साल बाद जब हम उसको मुड़कर देखेंगे, उसका कितना प्रतिशत काम हुआ, अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है 20 से 30% भी काम नहीं हुआ। तो हमको पॉलिसी के साथ किस तरह से प्रभावी होगा, हम कौन सा नोडल अधिकारी वहां पर लेकर आए जो ये देखेगा कि हाँ वाकई में ये सारी चीजें वहां तक पहुंची कि नहीं, इस पर हमको ध्यान देना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब एक बार पीछे चलते हैं। डीमोनेटाइजेशन का वह अवसर और डीमोनेटाइजेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स में एक साइड इफेक्ट्स यह भी था कि जो छोटे उद्योग थे, लघु उद्योग थे, एमएसएमई थे, उनकी कम से कम जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो टूट गई सर। तो अब क्या डबल दी एनर्जी हमें वो चीज करने की जरूरत है, क्योंकि एक तो बेचारे उसी समय से वो लाचार हो गए और उसके बाद कहीं वो बेकार ना हो जाए, इसको लेकर के एक डबल अप्रोच, डबल शक्ति के साथ हमें काम करने की जरूरत है। जी देखिए, डीमोनेटाइजेशन की बात करें तो सरकार का ये सबसे प्रभावी, सबसे बढ़िया कदम था, लेकिन जब हम छोटे उद्योग की बात करते हैं तो छोटे उद्योग जीवित हैं क्योंकि लिक्विडिटी की वजह से। उनके पास देखिए होता क्या है, एक आम हड्डी गल्ला बोलता है, एक शब्द बोलता है गल्ला। दिन भर बिजनेस में बैठा, दिन भर उसके पास पैसा कैश आया, उसी पैसे से फिर सामान खरीदेगा, फिर अगले दिन फिर बिजनेस करेगा, फिर गल्ले पे बैठेगा। तो उसके लिए जो लिक्विडिटी थी वो कैश थी। कैश मार्केट से जैसे ही खत्म हुआ, लोगों का खर्चा, लोग क्या थे, कैश होता था तो खर्च करते थे। आज की डेट में क्या होता है, बैंक में होता बड़ा सोच समझ के खर्च करते हैं, या करते हैं तो ऑनलाइन पे ज्यादा खर्च करते हैं। तो ये जो लिक्विडिटी पैटर्न हमारा कैश के माध्यम से 2016 के बाद जो खत्म हुआ, देखिए उसने बहुत ही ज्यादा प्रभाव इन छोटे उद्योगों पे डाला जो डिपेंडेंट थे इसी कैश पे। जी बिल्कुल। तो अब जब ये प्रभाव पड़ चुका है डॉक्टर साहब, और अब 11 बजे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बजट भी पेश करने वाली हैं। चलिए, हमने बात की एमएसएमईज की, हमने बात की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, तो अब जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो इन सारी चीजों से जुड़े हुए हैं, जो अपना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी स्टार्टअप पर बहुत एम्फेसाइज करते हैं, मुद्रा लोन वाली बात होती है, अच्छी स्कीम वो आई सर। तो अब इस बार वैसे माइंडसेट के लोगों के लिए क्या कुछ अलग हो सकता है, या फिर फोकस इस बार सबसे ज्यादा रहने वाला है आम लोगों को, जैसा प्रधानमंत्री साहब ने संकेत भी दिया है कि भाई मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहनी चाहिए, महिलाओं के भी उन्होंने फोकस कहा है। तो क्या जो ये पैटर्न है वो सेम रहेगा जैसे हमने पिछले 2-3 बजट में देखा, या इस बार आप उसमें कुछ अलगाव देख रहे हैं सर? सर देखिए, पीछे के विगत 1 सालों को अगर देखें तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जिसमें पिछले साल का इलेक्शन भी है आपका, आपके आसपास में भूगोलिक, भू राजनीतिक जो उतार चढ़ाव हुए वो भी आपने देखा। बिल्कुल। तो इसका प्रभाव तो पड़ना है।
और मुझे लगता है इस बार लोक लुभावन वादे ज्यादा रहेंगे। जो पुराने समय में जो हार्ड डिजाइन की बात हुआ करती थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुआ करती थी, वो कम तो नहीं होगी, लेकिन उस सोच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव जरूर आएगा और हम लोग कहीं ना कहीं मूव करेंगे लोक लुभावन वादों के ऊपर। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 बातें बोली, सबसे इम्पोर्टेंट, इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। तो बड़ा अच्छा संकेत दिया इन्होंने। इनोवेशन, ये इंडस्ट्री के लिए है। ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि कुछ अगर आप नया लेके आएंगे, नई तकनीक लेके आएंगे, तो हम आपको मदद करेंगे। तो बजट में अगर आप देखेंगे, तो जो हमारी नई इंडस्ट्री है या इनोवेशन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, तकनीक से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा आपका। बिल्कुल। और उम्मीद, इन्वेस्टमेंट की इन्होंने बात कही, बहुत देखिए बारीक से इसको सोचना होगा। आम व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कब करता है, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कब करती है, जब बचत होती है। बचत कब होती है? देखिए, आम व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी बचत कब होती है? कमाता है, घर के खर्चे करता है, उसके बाद बचत होती है। सरकार आमतौर पे क्या कर रही है, कमा रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, बचा हुआ पैसा खर्च हो जा रहा है, बचत तो है नहीं। तो बिल्कुल सही। मेरा मानना है कि सरकार की ये सोच है कि इस बार टैक्स में कुछ छूट दी जाए, तो छूट के माध्यम से जो बचत होगी, देखिए उस बचत के फायदे कितने हैं। वो जो बचत होगी वो इन्वेस्टमेंट के रूप में बैंकों को जाएगी, एनबीएफसी सेक्टर को उससे फायदा होगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको जब पैसा मिलने लगेगा तो प्रभावी होकर वो छोटे छोटे लोनों को आगे क्रियान्वयन उसका कर पाएंगे। केवल एनबीएफसी ही नहीं, हमारे बाकी सेक्टर में भी अगले तिमाही, यानी मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल, मई, जून में अगर देखिएगा तो ग्रोथ रेट जितनी अनुमानित है उससे ज्यादा रहेगी। उसका कारण क्या है कि जैसे ही हमारा टैक्स रेट कम होगा, ये सोच मन में आती है और लगता है कि मेरा पैसा बचेगा, तो या तो मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करता हूँ या कंजम्पशन की तरफ मूव करता हूँ। पैसा मैं खर्च करूंगा और पैसा खर्च करते ही देखिएगा कि हमारी इकोनॉमी में कैसे किस तरीके से थोड़ा सा मूवमेंट होता है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होगी और मैं बड़ा इस चीज को लेकर आश्वस्त हूँ कि इनकम टैक्स में आम पब्लिक को लेकर इनकम टैक्स में रियायत है, कॉर्पोरेट को भी रियायत है। कॉर्पोरेट को इनोवेशन से रिलेटेड चीजों पे कुछ नई चीज मिलने की उम्मीद है। एआई को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके भारत सरकार प्रेशर में है इस समय। चाइना का जैसे ही एआई से रिलेटेड उपक्रम ये लागू हुआ, उसके साथ ही जिस तरह से मार्केट में भगदड़ है, मुझे लगता है भारत सरकार इस बजट के माध्यम से अच्छा खासा फंड इस मद में एलोकेट जरूर करेगी। ये आपने इम्पोर्टेंट बात कही है। और डॉक्टर साहब, एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट हमारे समाज का आज के दौर में महिलाएं भी हैं। हुआ तो हमेशा से करती थी, लेकिन चर्चा आजकल बहुत तेजी से हो रहा है। और जब हम महिलाओं की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो हम बात करते हैं किचन की, हम बात करते हैं उसके बजट की, हम बात करते हैं खाने पीने की चीजों की, सब्जियों की, दालों की। ये जो कॉमन आइटम्स है सर, बेसिक एसेंशियल्स, जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होता है, इस पर भी महंगाई की मार है सर। तो अब ये जो महंगाई का बोझ एक आम आदमी उठा रहा है और इसका रूट किचन से होकर जा रहा है, और इसमें दोनों पिस रहे हैं, कमाने वाला भी और घर चलाने वाली भी। तो सर, इसके लिए कुछ उपाय फौरी तौर पर आपको नजर आता है? 11 बजे कुछ पिटारा खुलेगा तो कुछ अच्छा निकलेगा? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और मुझे लगता है कि इस बार ये जो जादुई बजट है, इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए और हमें लगता है घर का बजट इससे सुधरेगा जरूर। देखिए, एक तरफ तो आपकी टैक्स की रियायतें जहां पर है, देखिए इन्फ्लेशन मार्केट ओरिएंटेड है, उसको लेकर के मुझे लगता है सरकार कदम तो उठाएगी, लेकिन प्रभावी होगा कि नहीं, अपने आप में प्रश्न चिन्ह है आपका। तो इन्फ्लेशन को लेके, बढ़ती महंगाई को लेके तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि टैक्स की रियायतें, या हो सकता है सरकार जैसे सोलर से रिलेटेड चीजों पे बड़े प्रभावी ढंग से सब्सिडी दे रही है, वो आगे कंटिन्यू रखे। तो ये एक फायदा आम व्यक्ति को मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा। पिछले साल भी था, मुझे लगता है इस साल भी ये कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इस पक्ष में मैं मानूंगा कि थोड़ा सा एक फायदा आम व्यक्ति या आम गृहिणी को मिल पाएगा। बाकी महंगाई को लेकर तो मैं सीधे एक ही बात आपको बोलूंगा, महंगाई क्षणिक नहीं होती है, महंगाई बहुत सारी चीजों से क्या होती है, प्रभावित होती है।
नहीं तो ठीक उसको लेके मैं टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल ऑप्टिमिज्म की आपने बात कही, वो तो खैर सर जरूरी है। अब जब आपने महंगाई की भी बात की है तो सर आप इन्फ्लेशन रेट जो है उसको आप कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा था कि भाई चलिए 4.9 चल रहा था, अब कहीं 5.4 हो सकता है, कुछ कम बेसी हो सकता है। मैंने एक्यूरेट फिगर सर कुछ क्लैरिटी उसके ऊपर वैसी नहीं आ रही है जैसी उम्मीद है लोगों को। आप इस इन्फ्लेशन रेट को कैसे देखते हैं सर, और जो प्रोजेक्शन है उसके बारे में भी? ये इन्फ्लेशन रेट इसी के इर्द गिर्द मूव करता रहेगा। 5.4 है, 4.9 है, हाँ। इसी के आसपास मूव करता रहेगा। देखिए है क्या, स्टेबल गवर्नमेंट है आपकी, कई चीजों को उनका ऐसा है कि कंट्रोल है आपका, कई चीजें ऐसी जैसे फॉरेन एक्सचेंज की भी हमें थोड़ी देर में हम बात करेंगे। हाँ। तो अभी क्या है, कई चीजों पर उनका प्रभाव है। तो देखिए मार्केट ओरिएंटेड होने के बावजूद भी इसी के आसपास रहेगा, इसके बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं जाएगा। जैसा अभी फरवरी का महीना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय मैं उठाना चाहूंगा। अगर इस महीने में सर्दी कम पड़ी तो गेहूं की फसल कम हो जाएगी। फसल कम होते ही हमारा डिमांड तो बढ़ा हुआ है, सप्लाई कम हो जाएगा। अब इसको आप कैसे रोकेंगे? ये तो कहीं ना कहीं मौसम की मार हमारी पड़ गई। तो इस तरह की चीजें देखिए, होता क्या है, ये सीजनल रहती, इस तरह की चीजें आएंगी तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता रहेगा, और ये लगभग मुझे लगता है 4.9 से 6 के बीच में हमेशा रहेगा। सर एक टर्मिनोलॉजी है जीडीपी, बहुत भारी भरकम है लेकिन लोग बहुत आम तरीके से उसको यूज कर देते हैं। अब इस जीडीपी को लेकर भी कहा जा रहा है कि भाई 6.3 से 6.9 इसी के आसपास का कुछ आंकड़ा रहने वाला है। सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, एक आम आदमी यदि शो देख रहा है तो इस भारी भरकम जीडीपी के जिन को वो कैसे समझ सकता है, और इस जीडीपी का हमारे इकोनॉमी और देश में क्या मतलब होता है सर, ये भी सरलता से बता दीजिए एक बार। सर देखिए, जीडीपी वैसे तो ग्रॉस डोमेस्टिक आपका प्रोडक्ट होता है। हम कुछ शब्दावली यूज करते हैं जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, तो इस तरह की शब्दावली का हम लोग उपयोग करते हैं। और ये शब्दावली जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को प्रदर्शित करती है, शो करती है आपकी। पुराने समय में अगर हम आंकड़ों के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें तो अगर देखा जाए तो जब हमारा कोरोना का समय था उस समय हमारी जीडीपी माइनस में चली गई थी। उसमें भी मैं इसी तरह और अनुमान लगाया था कि नेगेटिव पहुंच जाएगी। तो नेगेटिव पहुंच के मुझे लगता है कि -3 से -5 के बीच में आपकी पहुंच गई थी। पिछले साल की बात करें तो यही जीडीपी अगर देखा जाए तो 6 मतलब जो 2025 तक 6.4, और जो अनुमानित है वो हमारी 6.3 से 6.9 है। और सबसे इम्पोर्टेंट पहलू, 2047 के विकसित भारत को पूरा पूर्ण करने के लिए आपको 8% की दर से इस जीडीपी को बढ़ा के ले चलना होगा, तभी आप कर पाएंगे। देखिए जीडीपी अपने आप में एक बहुत ही टेक्निकल शब्दावली है जिसको समझने के लिए एक बड़ा लंबा चौड़ा समय हमको चाहिए। लेकिन आम भाषा में हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी देश का पूरी वर्किंग का समावेश हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। चाहे वो रिसिप्ट से रिलेटेड हो, पेमेंट से रिलेटेड हो, पैसे का मूवमेंट से रिलेटेड हो, उन सभी का समावेश ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और इसी आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन सा देश कितना विकसित है और आगे कितने प्रभावी ढंग से कितने समय में कितने प्रतिशत को पार कर लेगा। और वर्ल्ड में आपकी इकोनॉमी, जैसे भारत देश को माना जा रहा है कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी 2047 तक शायद हो जाएगी, तो उस केस में हमारी ये दर क्या रहेगी, तो वो दर भी फिक्स कर दी गई है, वो 8% के दर से। जी सर। नहीं बिल्कुल आपने सरल भाषा में समझाया सर, और दर्शक इसी भाषा को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते भी है। अब देखिए आपने कुछ समय पहले बात की थी सर फसल की, तो फसल से मुझे याद आया किसानों की। किसानों के बारे में, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के बारे में जो हम बात करते हैं वो हमारे देश में बहुत मायने रखती है सर। किसान के लिए बहुत सारे काम किए भी गए हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको लगता है और कुछ करने की जरूरत है, या दिस इज एनफ, या किसानों के लिए और कुछ बेहतर हम कर सकते हैं जिससे उनकी जो परेशानियां हैं वो थोड़ी और कम हो सके? देखिए भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है। जैसे वर्ल्ड में इटली को हम लोग मानते हैं, उसी तरीके से भारत देश कृषि प्रधान देश है। तो बजट में मैं तो कहता हूँ हर बजट में कृषि से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ सुनने को जरूर मिलेगा। जैसे पिछले सालों में हमने कई नई चीजें देखी, जैसे कई ऐसे पॉलिसी बनाई गई जहां पर सोलर से रिलेटेड उनको पानी की व्यवस्थाएं की गई, उनका ट्यूबवेल वगैरह के लिए अनुदान दिया गया और बहुत अच्छा खासा अनुदान दिया गया आपको। तो सरकार क्या कर रही है, एक बहुत स्ट्रैटेजिक वे में किसानों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है पॉलिसी के माध्यम से। करेक्ट। सपोर्ट करने का तरीका क्या होता है? पहला तरीका होता है, देखिए सबसे पहली चीज, जो कृषि कर रहा है उसको लिए बीज, फर्टिलाइजर, पानी, इससे रिलेटेड चीजों पे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिले। सरकार पहले से ही पिछले बजट में भी था, उससे पिछले बजट में भी था आपका।
तो सरकार आज की डेट में भी देखेंगे तो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर दे रही है, सब्सिडाइज सीड्स दे रही है, सोलर से रिलेटेड बड़े बड़े पंप लगाए जा रहे हैं जिसमें सब्सिडी बहुत ही ज्यादा है। तो हर तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसान को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, ताकि जो उसका अन्न है, पैदावार है, उसकी कॉस्टिंग इस तरीके से रहे कि जब वो मार्केट में बेचने जाए तो एक उचित लाभ मिले। एमएसपी को लेके जो आमतौर पर बात करते हैं, देखिए एमएसपी एक प्राइस फिक्स कर दिया, एक मानक रख दिया, हमको उतना ही पैसा चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने ये बात नहीं की कि क्या ऐसी इस एमएसपी का फॉर्मूला क्या रहेगा और क्या ऐसी चीज की जाए जो फसल की हमारी कॉस्ट है वो कॉस्ट कम हो जाए। तो कॉस्ट कम होते ही जो मानक हमने फिक्स किए हैं या जो बाजार का भाव फिक्स है, उस बाजार के भाव पे किसान को बहुत अच्छा लाभांश मिल जाएगा। और एक बार देखिए, लाभांश अगर किसी को मिल जाए तो लाभ अगर देखा जाए तो कृषि ना हो के उद्योग बन जाएगा। जब उसको लाभ मिलने लगेगा तो ऑटोमेटिक नवाचार नए तरीकों से कृषि को करने की कोशिश करेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। देखिए कितनी सरलता से आपने इस ट्रैजेक्टरी को बता दिया कि अब कृषि जो है उद्योग बन जाएगा। इससे किसान तो उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन हाँ, जो आपने कहा है कुछ वैसा और हो जाए तब मजा आ जाएगा। डॉक्टर साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद फिर हम बातचीत जारी रखेंगे आपसे। अब देखिए, बात हो रही है बजट की, बात हो रही है उम्मीदों की, और उम्मीदों का जो पिटारा है वो 11 बजे खुलने वाला है। हम सबकी नजर उसके ऊपर बनी हुई है। देखते हैं आगे क्या कुछ निकल कर आता है।